हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट्स कंप्लीट करे थे। जॉइंट्स में हमने सबसे पहले देखा था कि हमने वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज नेम्ड एज एटलस, ठीक है। और सेकंड वर्टिब्रे का नाम था एक्सिस। और उसके बाद हमने डिस्कस करा था थोरेसिक 12 होते हैं। उसमें क्या देखा था हमने कि वो जो है रिब्स को एक अटैचमेंट प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लंबर रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की कर्व के लिए। और साथ में ये साथ में ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इसमें आती है। और हमने देखा था कि कॉकिक्स और सैक्रम है, ठीक है। सैक्रम जो है 5 बोन्स को फ्यूज करके बनती है, और कॉकिक्स जो है 4 बोन को फ्यूज करके बनती है, ठीक है। 1 बोन बनती है। फिर उसके बाद हमने देखी थी रिब्स और स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम में हमने क्या देखा था कि रिब्स जो है स्टर्नम के साथ एक स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज की हेल्प से अटैच्ड होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हाइलिन कार्टिलेज। उसमें हमने देखा था कि जो मैन्यूब्रम है उससे जो है एक तो हमारी क्लेविकल बोन अटैच करती है, और साथ में फर्स्ट रिब अटैच करती है। और बाकी जो हमने देखी थी सेकंड से लेके 7th रिब, जिनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम विद हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और लेकिन जो फर्दर 8th 9th और 10th 3 रिब्स आ जाती हैं, वो अटैच करती हैं 7th रिब के कार्टिलेज के साथ। सो दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स। उसके बाद आ जाती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। 11th एंड 12th दे आर कनेक्टेड विद वर्टिब्रल कॉलम बट नॉट विद द स्टर्नम, ओके। सो वो जस्ट फ्लोट करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं लिम्स की बात करते थे हम, ठीक है। लिम्स में हम देखते थे हमारा सबसे पहले यहाँ पे जॉइंट आ जाता था, ठीक है। हमने जॉइंट्स डिस्कस करे थे, तो यहाँ पे कौन कौन सा इन्वॉल्व था। यहाँ पे हमारे स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में बनता था। फिर हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखे थे यहाँ पे दो, एक तो हिंज बनता था, एक पाइवोट, ठीक है। पाइवोट कौन सा, जो हुप लाइक स्ट्रक्चर में मान लो एक बोन को आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, वो आ जाता है पाइवोट जॉइंट। उसके बाद हमने देखे थे गर्डल्स देखे थे, है ना। सॉरी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स तो इसमें भी फर्दर डिस्कस करे थे, इसमें भी आ जाता है, ठीक है। पाइवोट हिंज भी आ जाता है, ठीक है। ग्लाइडिंग भी आ जाता है ना। तो फिर हमने गर्डल्स भी देखे थे। गर्डल्स में क्या क्या इन्वॉल्व था, गर्डल में हमने एक तो पेक्टोरल गर्डल देखी थी, और लोअर में हमने पेल्विक गर्डल देखी थी, ठीक है। पेक्टोरल में हमने क्या देखा था कि स्कैपुला, स्कैपुला पे क्या है, एक्रोमियम प्रोसेस है, साथ में कैरेक्टर्ड प्रोसेस है, ठीक है। और जो एक्रोमियम प्रोसेस है उसमें क्या है, एक कैविट सॉकेट लाइक थिंग है, जिसमें कि हमारी ये ह्यूमरस बोन अटैच करती है, और वो क्या बनाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, ठीक है। और उसमें फिर हमने गर्डल पेक्टोरल सॉरी पेल्विक गर्डल में हमने देखा था एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम क्या था, जो हमारा कॉक्सा है, कॉक्सा में जब प्यूबिक जो हमारी एक तो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में कौन सी आ जाती है, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाता है, ठीक है। और लेकिन जब हम बात करते थे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस की, ठीक है, वो तीनों मिला के जब एक सॉकेट लाइक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज एसिटाबुलम, जब उसमें फीमर अटैच करती थी तो उस वाले जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते थे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखे थे जॉइंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने फाइब्रस देखा था। फाइब्रस वो वाला जॉइंट जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेजन this kind of fibrous joint is formed in our skull, okay. So this kind of immovable joints are responsible to make these sutures, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्कल में। और फिर हमने देखे थे फर्दर कार्टिलेजिनस, जिनको हम सेमी मूवेबल बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है इसमें, जैसे कि सिम्फाइसिस प्यूबिस थोड़ी बहुत, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, थोड़ा बहुत जब डायलेट होना होता है, स्ट्रक्चर डायलेट होना होता है, कॉक्सा आपस में जो कनेक्शन है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है ये कार्टिलेजिनस, ठीक है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपने देखी थी जो दो सेंट्रम के बीच में थी, है ना, उसमें भी कितना मूवमेंट होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ठीक है। और जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, अब रिब्स और स्टर्नम है वो भी थोड़ा बहुत, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। उसके बाद बात करते हैं साइनोवियल, जो कि बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन देम, दे आर फ्रीली मूवेबल। सो हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट की, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ देखा था हमने, एक तो शोल्डर में देख लिया, हिप में देख लिया, है ना। उसके बाद हिंज जॉइंट, ठीक है, कौन सा, जैसे डोर ओपन करते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्ट होती है मूवमेंट, एक काइंड मतलब ये डोर है, ठीक है, तो यहाँ तक ही ओपन होगा, इससे पीछे नहीं वो ओपन होता ना, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, दैट इज हिंज जॉइंट, ठीक है। कहाँ कहाँ देखी थी, नी में,
ठीक है, ये जैसे नी था, ये नी मान लो, है ना, तो ये वाली मूवमेंट लेग में भी होती है, ये यहाँ पे एल्बो में भी होती है, ठीक है, नीचे एंकल में भी होगी, और यहाँ पे और देखी जाती है एंकल एंकल और फेलेंजेस के बीच में भी देखी जाती है ये वाली, ठीक है, ये इसके पीछे नहीं होना, ऊपर मतलब ये वाली, ये फेलेंजेस के बीच में, ठीक है। और उसके बाद पाइवोट हमने देखा था, एक तो हमने पाइवोट कहाँ देखा था, जब एटलस और एक्सिस, है ना, सर्वाइकल दोनों वर्टिब्रास जब हमारे आपस में मूव करते हैं, ये वाली मूवमेंट, ये वाली हेड की, ये वाली, ठीक है, ये था पाइवोट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद रेडियस और अल्ना के बीच में, अब ये रेडियस और अल्ना है, ये दोनों ये मूव कर रही है ना, ये वाला। और उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट हमने देखे थे, ग्लाइडिंग हमने देखे थे, सॉरी, ग्लाइडिंग हमने देखे थे कार्पल्स और बिटवीन कार्पल्स, हाँ, ये वाला, ये आ गई कार्पल्स हमारी, ठीक है। एक तो इनके बीच में थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होता है, और टार्सल्स, ठीक है, लिम्स में नीचे, लोअर लिम्स में टार्सल्स में देखे जाएंगे, और अपर लिम्स में कार्पल्स में। उसके बाद हमने देखे थे कॉन्डेलॉइड जॉइंट, ठीक है। एक तो कॉन्डेलॉइड हमने पढ़ा था सबसे पहले, तो कॉन्डाइल थे ना, जो कि फैसेट ऑफ टू कॉन्डाइल्स, टू कॉन्डाइल गेट अटैचमेंट विद द फैसेट ऑफ कॉन्डाइल इन बिटवीन स्कल और उसके बीच में, सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में ना, तो उस टाइम पे जो जॉइंट फॉर्म होता है दैट इज कॉन्डेलॉइड जॉइंट। तो उस वाले जॉइंट में हमने देखा था, उस वाली चीज में हमने देखा था कॉन्डेलॉइड जॉइंट। और एक और कहाँ देखा है, एक और हमने देखा ये मेटाकार्पल और फेलेंजेस और मेटाटार्सल फेलेंजेस, मतलब जो ये वाली मूवमेंट होती है ना, ये वाली, ये वाली, तो यहाँ पे भी ये वाली मूवमेंट है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे। और वैसे ही हमारे मेटाटार्सल और फेलेंजेस के बीच में भी है। उसके बाद हमने देखा था लास्ट, और हाँ, कॉन्डेलॉइड और दो जगह एड ऑन था, एक लोअर जॉ और एक टेम्पोरल बोन में भी, ठीक है, लोअर जॉ और टेम्पोरल बोन, ये भी याद रखना है। और उसके बाद आ जाते हैं थंब पे, थंब पे एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे बोन मतलब काइंड ऑफ रेस्ट करती है, सो ये वाला जॉइंट, ठीक है, ये वाला जो कि कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है। दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस करे थे। अब हम मूव ऑन करेंगे, कुछ रिव्यू पॉइंट्स देखेंगे, और रिव्यू पॉइंट्स के बाद हमने फ्रैक्चर आज डिस्कस करना है, एक डिसऑर्डर, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी देख लेंगे कि जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं विच वी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ दिस डिजीज, जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिजीज हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सो सबसे पहले आती है हमारे पास लॉन्ग बोन, फिर शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन, ठीक है। सो लॉन्ग बोन्स आर काइंड ऑफ रॉड शेप, एक शाफ्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और साथ में उसके एंड पे राउंड काइंड ऑफ बल्बस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है, ये बल्बस थिंग, और ये उसका लॉन्ग रॉड काइंड ऑफ शेप होगी, ठीक है, ये होगी लॉन्ग बोन। सो जो हमारे पास जो शाफ्ट शेप होती है दैट इज कॉल्ड एज डाइफाइसिस, और जो राउंड एंड होता है, राउंडेड काइंड ऑफ एंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, ठीक है। सो लॉन्ग बोन कौन कौन सी एग्जांपल देखते हैं लॉन्ग बोन के, कौन कौन सी होती हैं। अब लॉन्ग जो लंबी लंबी बोन्स है ना, कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, ह्यूमरस आ गई, फिर ठीक है रेडियस आ गई, अल्ना आ गई, नीचे फीमर आ गई, टिबिया फिबुला आ गई, है ना। सो दीज आर लॉन्ग बोन्स। फिर शॉर्ट बोन्स की बात करते हैं विच आर क्यूबिकल इन शेप, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, है ना। सो दीज आर क्यूबिकल इन शेप। और उसके बाद फ्लैट बोन्स कैसी क्या होती करती हैं, ये अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे जो उनको काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और ये एक मसल्स को भी सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है उनकी अटैचमेंट के लिए। सो जैसे कि स्टर्नम है, स्कल है, दीज आर और केम अंडर फ्लैट बोन्स। उसके बाद इरेगुलर बोन की बात करते हैं, जो बोन्स इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती वो सेपरेटली फिर हम इस कैटेगरी में उसको डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरियस शेप की, अलग अलग तरह की शेप हो जिन बोन्स की, उनको हम इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। सो जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, है ना, उसमें कैसी है, बिल्कुल अलग अलग शेप्स है ना, ईयर ऑसिकल्स है, मेलस इनकस्टेप्स है ना, फेशियल बोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, देखो ये वाली डिफरेंट है, जाइगोमेटिक डिफरेंट है, ये नेजल अलग सी शेप आ गई, वॉमर भी अलग सी आ गई, मतलब बिल्कुल अलग अलग शेप्स है ना। पेल्विक बोन भी बिल्कुल अलग शेप है उसकी, कॉक्सस जैसे देखिए तो इलियम की अलग सी शेप है, प्यूबिस की अलग सी है ना, सिम और एस्ट्रियम की अलग सी है, तो इसीलिए उनको सेपरेटली हम कहाँ पे डाल देते हैं, उनको इरेगुलर बोन्स में डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर देखते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन्स।
सो कंपोजिशन ऑफ बोन्स में क्या होता है, जो हमारी बोन होती है वो मेनली कोलेजन से बनी होती है। कोलेजन प्रोवाइड काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू द बोन। और उसके बाद आती है कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब चीज़ें ना। सो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मतलब एक काइंड ऑफ विदस्टैंड पावर प्रोवाइड कराती है हमारी बोन को, ठीक है। जैसे कोई कंप्रेशन है या कुछ भी हो रहा है, मतलब बोन कोई कंप्रेशन, मतलब काइंड ऑफ फोर्स लग रही है, अगर कोई मतलब कंप्रेशन फोर्स काइंड ऑफ थिंग लग रही है अगर बोन पे, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए जो पावर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और जैसे कैल्शियम है और ये फॉस्फेट है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं जैसे कि पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम क्या है? पेरियोस्टियम इज अ काइंड ऑफ डेंस व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस काइंड ऑफ शीथ होती है ये, जो कि है एक कवर प्रोवाइड कराती है हमारे सरफेस एरिया ऑफ द बोन को, जहां पे टेंडन्स और मसल ने फर्दर अटैच करना है, ठीक है। क्या है पेरियोस्टियम? पेरियोस्टियम इज अ डेंस फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस शीथ, जो कि क्या प्रोवाइड करा रही है, कवर प्रोवाइड करा रही है, जहाँ पे मसल और टेंडन ने उस सरफेस एरिया पे अटैच करना है। उसके बाद मेडुलरी कैविटी, जो कि सेंटर पार्ट में देखी जाती है बोन के, ठीक है, वो जो कि किससे फिल होती है, दैट इज फिल्ड विद येलो फैटी मैरो, ठीक है। जो कि बोन मैरो है जो बीच में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी कैविटी, दैट इज अ काइंड ऑफ सेंटर पार्ट ऑफ द बोन। उसके बाद एंडोस्टियम की बात करते हैं। दीज आर अ लेयर ऑफ सेल्स दैट लाइंस द मेडुलरी कैविटी। अब मेडुलरी कैविटी के बाहर वाली जो लेयर है जो उसको कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज, जो सेल की लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम। उसके बाद अब हम देख लेते हैं रिव्यू पॉइंट्स में कुछ और चीजें ऐड करी हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। दीज आर काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन, मतलब दीज आर काइंड ऑफ बोन सेल्स, आप बोल सकते हैं इनको, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। सो ऑस्टियोब्लास्ट आर काइंड ऑफ स्टेम सेल्स जो किसको, विच गिव राइज टू ऑस्टियोसाइट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बिल्ड कर, मतलब बोन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, दे आर मैच्योर बोन सेल, वो खुद एक मैच्योर बोन सेल है जिनका काम क्या होता है, हाउस कीपिंग का काम होता है। उसके बाद आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। दीज आर अ लार्ज सेल्स जो कि ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स पहले कुछ हैं जो, ठीक है, कुछ बना रहे हैं, कुछ मेंटेन कर रहे हैं, है ना। जो बना रहे हैं दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट, जो मेंटेन कर रहे हैं ऑस्टियोसाइट्स, और जो ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दैट इज दीज आर ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि रिव्यू पॉइंट्स में दिया हुआ है, ऐड ऑन किया हुआ है। सो हमने उसमें दे रखा है जैसे कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, दीज आर स्मॉलेस्ट, दे कंसिस्ट स्मॉलेस्ट बोन। और उसके बाद थोरेसिक कंटेन मिड साइज ऑफ बोन्स। और उसके बाद जो लंबर है दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज साइज ऑफ बोन्स, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स हैं, मतलब उसके बाद फिर हम और कुछ पॉइंट में क्या है, एक एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम को हमने देखा था कि वो एक काइंड ऑफ कनकेव शेप का सरफेस है, जिसपे क्या है, हेड ऑफ फीमर अटैच करता है और वो एक काइंड ऑफ जॉइंट बनाता है, ठीक है। और हमने देखा था एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या है, इट इज अ स्कैपुला का हेड, ठीक है। स्कैपुला के हेड को क्या बोला था हमने, एक्रोमियन प्रोसेस बोला था, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट था, हाँ, कॉलर बोन, क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। और फिर फर्दर अब हम मूव ऑन करेंगे सूचर्स पे। अब हम देख लेते हैं सूचर्स को। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सूचर्स जो कि हमारे कहाँ पे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सूचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे सबसे पहले कोरोनल सूचर, ठीक है। फिर आ जाएंगे हमारे पास सैजिटल, फिर आ जाएंगे हमारे पास लैम्डोइड, ठीक है, और स्क्वेमोजल, और लास्ट आता है मैक्टोपिक, मैक्टोपिक सूचर, ठीक है। अब कोरोनल की बात कर देते हैं। तो ये क्या है, फ्रंटल प्लस पराइटल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। दे यूनाइट, ठीक है। कोरोनल सूचर यूनाइट करता है हमारी फ्रंटल और पराइटल बोन के बीच में, जो इसको यूनाइट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर, ठीक है। कोरोनल कौन सा हुआ, जो फ्रंटल बोन है और पराइटल बोन है उनको आपस में यूनाइट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। उसके बाद आता है सैजिटल सूचर। सैजिटल किसके बीच में पाया जाएगा, अब आ गई दोनों
फ्रंटल के बाद कौन सी बोन है? पैराइटल, ठीक है। तो PARI, पैराइटल, ठीक है, बिटवीन पैराइटल बोन्स, दोनों आपस में। अब क्या है, अब दो पैराइटल बोन्स है, उनको भी तो आपस में यूनाइट कर रहा है ना, उनको आपस में यूनाइट कर रहा है, दैट इज सैजिटल सूचर, ठीक है। कोरोनल कौन सा आ गया? फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। फिर सैजिटल कौन सा आ गया? दोनों पैराइटल को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है। फिर आ गया लैम्डोइड, ठीक है, लैम्डा, जैसे ये साइन होता है ना लैम्डा का, ये वाला साइन होता है, तो लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर कहाँ पे आएगा? पीछे। अब क्या हो, ये देखो दो पैराइटल आ गई और ये कौन सी है? ऑसिपिटल, ठीक है। सो पैराइटल, मतलब आप ना इसको याद करना तो कैसे, लाइन में याद करो, फ्रंटल फिर पैराइटल, ठीक है, फिर ऑसिपिटल है, तो पहले फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, फिर दोनों पैराइटल के बीच में, फिर पैराइटल और पीछे आ गई ऑसिपिटल, फिर पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, ठीक है, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, ये लैम्डोइड, ठीक है, लैम्डा साइन याद रखना है। हो गया, ये था कोरोनल, सैजिटल और लैम्डोइड। अब स्क्वेमोजल सूचर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वेमोजल टिश्यू नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया? यहाँ पे बच गया टेम्पोरल, ठीक है, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, फिर ऑसिपिटल भी हो गया, ठीक है। इनके मतलब फ्रंटल और पैराइटल के बीच में देख लिया, पैराइटल के आपस के बीच में देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पैराइटल ऑसिपिटल के बीच में देख लिया, अब बच गई टेम्पोरल, ठीक है। अब क्या है? पैराइटल के साथ टेम्पोरल है, ठीक है। तो और स्क्वेमोजल क्यों नाम है इसका? क्योंकि जो स्क्वेमोजा टिश्यू है, ठीक है, जो स्क्वेमोजा टिश्यू है ऑफ स्क्वेमोजा टिश्यू ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन, उसको टेम्पोरल बोन ऐसे लिख देना, बिटवीन स्क्वेमोजल टिश्यू ऑफ टेम्पोरल बोन प्लस पैराइटल बोन, ठीक है, इनके बीच में होता है, और यूनाइट, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, यूनाइट स्क्वेमोजल टिश्यू ऑफ टेम्पोरल बोन विद पैराइटल बोन, ठीक है। इनके बीच में जो होता है दैट इज स्क्वेमोजल टिश्यू, सॉरी स्क्वेमोजल सूचर। उसके बाद आ जाता है लास्ट मैक्टोपिक, ठीक है। ये मैक्टोपिक जो है ये सिर्फ चिल्ड्रंस में पाया जाता है, ठीक है, इन्फेंट्स में पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ पे होता है ये? बिटवीन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बिटवीन बिटवीन फ्रंटल बोन्स, ठीक है। और ये सूचर है जो फिजियोलॉजिकली जो फर्स्टली फ्यूज करता है, वो है हमारा मैक्टोपिक सूचर। और ये स्टार्ट हो जाता है फ्यूज करना अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के, जब बेबी 3 मंथ्स का हो जाता है तो ये स्टार्ट कर जाता है फ्यूज करना। बट लेकिन ये कंप्लीटली फ्यूज कब करता है? क्योंकि फ्रंटल एक ही बोन है, बट इन केस ऑफ बेबी हम 2 बोन्स लेते हैं फ्रंटल, क्योंकि वो बीच से एक सूचर से डिवाइड होती है, दैट सूचर इज कॉल्ड एज मैक्टोपिक सूचर, ठीक है। बट लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स एज बेबी का जो ये सूचर है वो क्लोज करना स्टार्ट कर जाता है, फ्यूज करना स्टार्ट कर जाता है। तो जब वो 8 मंथ का हो जाता है तो वो सूचर जो है पूरी तरह से फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सूचर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपना, अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेंगे, है ना। तो अब इसके बाद हैं कुछ पॉइंट्स और, टेंडन्स आ गए, लिगामेंट्स आ गए, है ना, वो देख लेंगे, ठीक है। टेंडन्स, लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं? बोन और मसल को अटैच करते हैं आपस में, ठीक है। और लिगामेंट्स का काम होता है बोन को बोन से ही अटैच करना, ठीक है, बिटवीन बोन्स होते हैं, ठीक है। टेंडन्स क्या है? ये टफ बैंड्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टफ बैंड्स हैं, ठीक है, जो कि इजीली नहीं टूटते। और लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमने स्ट्रक्चर बनाना, अब ऐसा है बहुत सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बोन है, सिंगल ही पूरा स्ट्रक्चर है। तो जो आपस में लिंक प्रोवाइड कराते हैं, आपस में काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर हैं बोन के, उनके बीच में भी स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड कराता है दैट इज लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट से वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स की। तो इनवॉलेंट्री मसल्स में जो हमारे स्केलेटल सिस्टम की मसल्स आ जाती है ना, वो सारी इनवॉलेंट्री में आएंगी, ठीक है, जैसे कि बाइसेप्स, ये सब सॉरी वॉलेंट्री में आएंगी, जो कि हमारी विल के, अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। इन मतलब अब वॉलेंट्री आ गया तो मतलब जो विल पावर से चलती है, हमारी विल से चलेगी, ठीक है। और ये नहीं चलेगी, ठीक है, इसमें विल नहीं आएगी, ये अपनी मर्जी से चलती है, ठीक है,
ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वॉलेंट्री मसल में आएंगी हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल कौन सी, जैसे बाइसेप्स है, ये सब चीजें हैं हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी, जैसे कार्डियक मसल्स आ गई, ठीक है, और स्मूथ मसल्स जो आ जाती हैं हमारी, वो आ जाएंगी हमारे पास इनवॉलेंट्री में, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसका दे दिया, कार्डियक और हमारी गट की मसल्स। इसके बाद हम थोड़ी सी मसल्स का देख लेंगे जो कि पॉइंट्स में रिव्यू पॉइंट्स में देख रखा है। साइट फॉर IM इंजेक्शन, ठीक है। तो इनको ना हम एज ग्रुप के हिसाब से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं इन्फेंट, इन्फेंट आ जाएगा बिलो 18 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास चिल्ड्रन और एडल्ट। एडल्ट ले लेंगे हम, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये आ जाएंगे बिलो 18 और ये आ जाएंगे अबव 18 ईयर, ठीक है। सो इन्फेंट में आ जाएगी हमारे पास वेस्टस लेटरलिस, ठीक है। और चिल्ड्रन में हम कौन सी प्रेफर करते हैं, डेल्टॉइड, ठीक है, वेस्टस लेटरलिस, डॉर्सो ग्लूटियल। और डॉर्सो ग्लूटियल की बात करते हैं ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास अबव 3 इयर्स, ठीक है, उससे नीचे नहीं हम प्रेफर करते हैं इसको। उसके बाद आ जाएगी डेल्टॉइड, वेस्टस लेटरलिस, डॉर्सो ग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल। और फिर आ जाती है हमारे पास एडल्ट की बात। तो एडल्ट में आ जाएगी हमारे पास डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सो ग्लूटियल, ठीक है। डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सो ग्लूटियल और इसमें भी वेस्टस लेटरलिस, ठीक है। बस बात सेम ही है सारी। वेस्टस लेटरलिस कौन सी आ गई, थाई वाली पोर्शन में, डेल्टॉइड यहाँ पे, ठीक है, वेस्टस लेटरलिस वहीं पे सेम थाई पे, डॉर्सोग्लूटियल हिप के साइड पे है ना, और ये भी वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है। एक डॉर्सोग्लूटियल कौन सी आ गई, जो हम नीचे वाली साइड को एंगल बना के लगाते हैं, और वेंट्रोग्लूटियल जो ग्लूटियल मसल आ जाते हैं हमारे पास, और ये वाली साइड हम ऊपर को बनाते हैं, ठीक है। सो अगर ये साइड्स को हम एक ना नॉर्मली एक वीडियो बना लेंगे, मतलब काइंड ऑफ 3D एनिमेशन में इसको इजीली समझा जा सकता है, तो वैसे कर लेंगे जब हम पूरा अच्छे से जब ये साइड्स और ये सब पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इसमें रिव्यू पॉइंट्स में आया है, तो जस्ट ऐसे ही देख लो कि कौन कौन सी मसल्स होती है ना। तो इन्फेंट में कौन पढ़ ली हमने, वेस्टस लेटरलिस, कौन सी मसल आ गई, थाई की। चिल्ड्रन में डेल्टॉइड, वेस्टस लेटरलिस, डॉर्सोग्लूटियल, उन्हीं को रिकमेंड करते हैं अबव 3, बिलो 3 हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वेस्टस फिर वेंट्रोग्लूटियल आ जाती है, और सेम यही, ठीक है। डीवीडीवी करके याद रख लेना, डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है। ये आ गई सारी इंजेक्शन की साइट्स। और इसके बाद हम फर्दर देखेंगे हमारे जो काइंड ऑफ मोशंस आते हैं ना, जैसे फ्लेक्शन और वो सब, वो डिस्कस कर लेते हैं अब। मोशंस ऑफ बोन, ठीक है। अब देखेंगे हम anatomical terms of motion, ठीक है, anatomical terms of motion। सो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, आपने सुना होगा ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें हम देखते हैं एंगल के बेस पे, ठीक है। फ्लेक्शन क्या हो रहा है, अब जैसे कोई पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है, जैसे मान लो हैंड है,
तो इसमें काइंड ऑफ बोलेंगे फ्लेक्शन एक काइंड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। जैसे ये है, हैंड है, कोई भी चीज अगर बेंड कर रही है, एंगल रिड्यूस कर रही है, ठीक है। अब ये एक मान लो एक काइंड ऑफ सरफेस है। अब इस सरफेस से अगर एंगल रिड्यूस हो रहा है, ये एंगल है, ठीक है, इसके बीच में अब यहाँ को इस साइड को एंगल रिड्यूस कर रहा है और इस साइड को एंगल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये कैसा है, ये 180 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, जैसे 90 हो गया, 45 हो गया, 30 ऐसे 15 है ना। तो ये एंगल रिड्यूस कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। अब जब एंगल 15 है, अब यहाँ पे 15 डिग्री है, अब यहाँ से 30 जा रहा है, 45, 90, ठीक है। वैसे ही फर्दर आगे को आएगा, ठीक है, जैसे 90 के बाद आ जाएगा 120, ठीक है, 180 है ना। तो ये क्या कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, काइंड ऑफ एक्सटेंशन हो रही है। तो फ्लेक्शन क्या आ गया, बेंडिंग और रिडक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बेंडिंग या फिर डिक्रीज इन एंगल, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या आएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा इंक्रीज इन एंगल। सो ये फर्स्ट टर्म थी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हम देख लेते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन, है ना। नंबर 2 इज एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, एडक्शन। सो एबडक्शन ए बी से याद रखना और ए डी से याद रखना, ठीक है। एबडक्शन अवे, ठीक है। अब ए बी आ रहा है, ठीक है, बी है जहां पे तो अवे, वी ए बी अवे, ठीक है, ए बी से अवे। और एडक्शन, एडक्शन से टूवर्ड्स, ठीक है, ये आ जाएगा टूवर्ड्स। अब कोई हमारी मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन, अब ये आ गई हमारे पास मिड लाइन, मिड, ये आ गई मिड लाइन, ठीक है, ठीक है। सो अगर हम जैसे ये मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन से दूर जा रहे हैं तो वो आ जाएगा अब अवे, अवे से एबडक्शन, ठीक है। और टूवर्ड एडक्शन, एडक्शन आ रही है तो फिर टूवर्ड द बॉडी, ठीक है। मिड लाइन है, मिड लाइन के टूवर्ड्स जो मोशन करते हैं हम। सो ये थे एडक्शन एंड एबडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट मोशन हम देख लेंगे। मैं ना इनको ऐसे लिख देती हूँ एक बार ना, फिर आपको याद भी रहेगा, फिर एक्सप्लेन। ये पहले हमने देखा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, एबडक्शन और एंड एडक्शन। फिर आ जाता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। फिर रोटेशन आ जाती है और लास्ट आ जाएंगी रोटेशन, प्रोनेशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, सुपिनेशन, ठीक, ठीक है। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमने क्या देखा, फ्लेक्शन एंगल डिक्रीज कर रहा है, बेंड है ना। एक्सटेंशन एंगल इंक्रीज कर रहा है। एबडक्शन अवे, एब अवे, ठीक है, एब से याद रख देना, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वो अवे जा रहा है। और एडक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर टुवर्ड्स द मिड लाइन मूव कर रहा है दैट इज एडक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। और अब कोई भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा हॉरिजॉन है, ठीक है, या फिर कोई भी ले लो, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एलिवेशन और ये हॉरिजॉन है, ठीक है, ये वाला। अब हॉरिजॉन जा रही है तो एलिवेशन, बिलो हॉरिजॉन आ रही है तो डिप्रेशन, ठीक है। ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन, ये ऐसे याद रख लो इसको। उसके बाद आ जाती है रोटेशन। अब रोटेशन को ना हम ऐसे देखते हैं,
इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। मतलब एक तो आ जाएगा टुवार्ड द सेंटर, मतलब टुवार्ड्स द एक्सिस, और एक अवे फ्रॉम द एक्सिस, अवे फ्रॉम द सेंटर, वो आ जाएगी एक्सटर्नल रोटेशन। फिर आ जाती है प्रोनेशन और सुपिनेशन। अब प्रोनेशन और सुपिनेशन को कैसे देखते हैं, ये हमारे फुट और सोल, सॉरी, हमारे पाम और सोल की मूवमेंट है, ठीक है। अगर सोल और पाम हमारा एंटीरियरली फेस कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज सुपिनेशन, और अगर पोस्टेरियरली फेस कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोनेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, इसमें याद रख लेना। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन इज अ डिक्रीज इन एंगल, एक्सटेंशन इज इंक्रीज इन एंगल, एबडक्शन इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एंड एडक्शन इज टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एलिवेशन इज हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ठीक है, और डिप्रेशन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और रोटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सिस से टुवर्ड अगर मूव कर रहा है तो दैट इज इंटरनल रोटेशन, एंड टुवर्ड मतलब आउटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सिस से अवे मूव कर रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। उसके बाद प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, सोल और पाम की मूवमेंट देखी जाती है। सोल और पाम अगर एंटीरियरली फेस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सुपिनेशन, अगर वो पोस्टीरियरली, पी से पी याद रखना, ठीक है, पोस्टीरियरली तो प्रोनेशन, ठीक है, और एंटीरियरली तो सुपिनेशन। सो इसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ बोन। एनाटॉमी ऑफ बोन देख लेंगे इसके बाद हम। तो स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। पहले आ जाएगा एक साइड में बल्बस एंड, और फिर आ जाएगी हमारे पास शाफ्ट, और फिर से लास्ट में एक बल्बस काइंड ऑफ एंड, ठीक है। सो इस वाले एंड को क्या बोलते थे हम, एपिफाइसिस, और बीच वाले को हम बोलते थे डायफाइसिस, ठीक है। पहले एपिफाइसिस, फिर डायफाइसिस, फिर से एपिफाइसिस, ठीक है। सो बीच में क्या आ जाती है हमारे पास, मेडुलरी कैविटी आ जाती है यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो काइंड ऑफ टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम स्पंजी बोन, ठीक है, स्पंजी बोन इनसाइड इट, जो मतलब काइंड ऑफ जब फॉर्मेशन हो रही होती है ना तो एक एपिफाइजिया हम बोलेंगे उसको ना, जो प्लेट आती है यहाँ पे, इसके बीच में कार्टिलेज होता है जो कि डायफाइसिस और एपिफाइसिस को आपस में सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिफिजियल प्लेट, जो कि बच्चों में, चिल्ड्रन में प्रेजेंट होती है। बट जब वो ग्रो करती है तो एपिफिजियल प्लेट जो है बोन से रिप्लेस हो जाती है और एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फिर हम एपिफाइसिस ही बोलते हैं, ठीक है। वो कार्टिलेज जो है रिमूव हो जाता है। बट लेकिन अगर उस कार्टिलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कार्टिलेज अच्छे से मतलब एपिफिजियल प्लेट में कोई जैसे टिश्यू की डिस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, तो क्या होता है, बोन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है, बोन ग्रोथ में रिटार्डेशन आ जाती है, और फिर जो कॉम्प्लिकेशन वहां पे अक्कर करती है दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, ठीक है। सो यहाँ पे मेडुलरी, और हाँ, और जो कवर इस जो हमारी बोन को जो कवर करती है, जो लेयर कवर करती है बाहर से, दैट इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम, ठीक है, उसको पेरियोस्टियम कहते हैं, जो कि रिच होती है हमारी नर्व और ब्लड सप्लाई में। सो ये कुछ एनाटॉमी है हमारे बोन की, ठीक है। अगर मतलब एनाटॉमी में जब हम फर्दर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल जितना दे रखा है उतना ही जस्ट ऊपर ऊपर से देख लिया हमने कि क्या मतलब क्या एनाटॉमी होती है बोन की। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पे, जो हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं फर्दर, उनको डायग्नोस कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं जो कि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में यूज करते हैं। सो सबसे पहले आ जाती है आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रोग्राफी में हम क्या करते हैं, वी असेस पेन, ठीक है, पेन और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज इन जॉइंट्स, वो देखने के लिए हम आर्थ्रोग्राफी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक रेडियो आइसोटोप ले लेते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट से, ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस में पेशेंट को रखेंगे और फिर उसके एक्सरेज लेंगे, ठीक है। बट इसमें हमने असेस करना होता है कि पेशेंट को किसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बोन डेंसिटोमेट्री में क्या करते हैं हम, बोन डेंसिटी का मतलब मिनरल डेंसिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कि मिनरल्स कितने प्रेजेंट है बोन में, वो चेक करने के लिए हम बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट करते हैं, ठीक है।
और इसमें हमने एक हाँ, और जैसे कि एक तो हमने डेंसिटी के लिए कर लिया और एक ऑस्टियोपोरोसिस। अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो भी हम बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बोन स्कैन। बोन स्कैन इज टू असेस ट्यूमर, कोई ट्यूमर नहीं तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, या फिर कोई जैसे कि डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो वो तो नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आईवी एक आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं आईवी, जो कि 2-3 घंटे तक पहले पहले इंजेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे तक वेट करेंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे। फिर इसमें क्या देखा जाता है कि जिन जिन एरियाज पे अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है या फिर कोई डिजेनरेटिव डिजीज है, जिन जिन बोन्स पे जिन जिन एरियाज में प्रेजेंट है, तो वहां पे जो है वो कंजप्शन ऑफ आइसोटोप ज्यादा होगी, तो वो हाईलाइट होंगे वो वाले एरियाज, ठीक है। सो बस इसमें यही है कि वो जो एरिया डिफेक्टेड है उनमें जो है रेडियो आइसोटोप की अपटेक इंक्रीज हो जाएगी। फिर आती है आर्थ्रोस्कोपी। सो आर्थ्रोस्कोपी है, आर्थ्रोस्कोपी में हमने क्या करना है, आर्थ्रोस्कोपी इज डन डायरेक्टली, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोप को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं और ज्वाइंट को असेस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग, अडीमा, इन सब चीजों के चांसेस होते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमने इंसर्ट करा है। तो हमने इसमें प्रेशर ड्रेसिंग प्रोवाइड करानी होती है पेशेंट को, और एरिया जो है वो एलिवेट रखना होता है ताकि स्वेलिंग ना हो पेशेंट को, ठीक है। और इसमें कंसेंट भी लेते हैं क्योंकि पूरा डायरेक्टली हम वो डाल रहे हैं, और साथ में मतलब अंडर एनेस्थीसिया ये होता है, ठीक है, अंडर लोकल या फिर जनरल एनेस्थीसिया। तो आर्थ्रोस्कोपी का इतना ही था। फिर उसके बाद आती है आर्थ्रोसेंटेसिस, ठीक है। आर्थ्रोसेंटेसिस में हमने क्या देखा, इसमें हमने ना फ्लूइड को रिमूव करना है, साइनोवियल फ्लूइड को ज्वाइंट से रिमूव करना है और उसको फिर फर्दर असेस करना है। इसमें हम इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी भी पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं और साथ में क्या प्रोवाइड कराते हैं, इलास्टिक प्रेशर कंप्रेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में नाम से क्लियर है इलेक्ट्रो, इसमें क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हमारी मसल्स का उसको चेक करते हैं, या फिर कोई नर्व जो उसको लीड कर रही है उसको, उसके फंक्शन को, उसकी फिजियोलॉजी को असेस करने के लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली मसल्स में डाल देंगे और फिर उस मसल्स में चेक करेंगे, उस मसल में फिर जो जब हम इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब काइंड ऑफ इंपल्स जनरेट होती है ना इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तो फिर वो एक ऑसिलोग्राम होता है, उसमें जो है वो जो ऑसिफिकेशंस बनती हैं वो आ जाती हैं, उससे पता चल जाता है कि कितना जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो कैरी कर रही है और कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक। अब बायोप्सी की बात करते हैं। बायोप्सी में हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को असेस करते हैं, ठीक है। बोन का कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। बोन का हो गया मसल, मतलब किसी भी चीज का, ठीक है, मसल्स हो गई, बोन मैरो हो गया, बोन्स हो गई, है ना, और साथ में साइनोवियम, इन सब चीजों को असेस करते हैं हम बायोप्सी में। और इसमें हमने पेशेंट को देखना होता है उसको पेन तो नहीं हो रही, अडीमा तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, इन सब चीजों के लिए असेस करना होता है पेशेंट को। सो ये थी हमारी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्या क्या थी, अर्थ्रोग्राफी। अर्थ्रोग्राफी में हमने देखा था कि पेशेंट की पेन कितनी है, पेन और ज्वाइंट में कोई प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कितनी है, वो देखते थे हम अर्थ्रोग्राफी में, ठीक है। कैसे, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालेंगे, कॉन्ट्रास्ट एजेंट को फिर असेस करेंगे कि मतलब एक्सरसाइज बोलेंगे पेशेंट को, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस में हम एक्सरे लेंगे, फिर असेस करेंगे उसको। बोन फिर देखी थी हमने बोन डेंसिटोमेट्री, जिसमें हम डेंसिटी ऑफ बोन और प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस देखी थी। फिर बोन स्कैन देखा था, बोन स्कैन में हमने रेडियो आइसोटोप को इंसर्ट किया था डायरेक्टली आईवी इंजेक्शन के थ्रू, फिर 2-3 घंटे तक वेट करने के लिए बोला था। उसके बाद हमने स्कैन किया था, ठीक है। उसमें क्या देखा था हमने, जो रेडियो आइसोटोप है उसकी अपटेक ज्यादा बढ़ जाएगी उन एरिया में जो कि डिफेक्टिव है। उसके बाद हमने आर्थ्रोस्कोपी देखी थी, जिसमें हमने फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोप को डायरेक्टली इंसर्ट किया था, ठीक है। और इसमें हमने ध्यान रखना था कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पेशेंट को, कंप्रेशन ड्रेसिंग प्रोवाइड करो, आइस पैक्स प्रोवाइड करो ताकि उसका कंफर्ट लेवल सही हो सके। और उसके बाद हमने आर्थ्रोसेंटेसिस देखी थी, जिसमें कि हमने साइनोवियल फ्लूइड को रिमूव किया था, उसको फिर एग्जामिन किया था, ठीक है। और इसमें भी हमने इलास्टिक कंप्रेशन प्रोवाइड करा था पेशेंट को। उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी देखी थी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मसल को असेस करते थे और देखते थे कि जो नर्व उसको लीड कर रही है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। वो पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रोड को मसल में डालते थे, उनका रिस्पांस असेस करते थे और ऑसिलोग्राम में वो आ जाता था, ठीक है, ऑसिलोग्राफ बन जाता था उसका। फिर बायोप्सी हमने देखी थी, बायोप्सी में हम देखते थे कि
मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के लिए हमने असेस करना है किसी भी चीज का, बोन का देखो, चाहे साइनोवियम का देखो, चाहे बोन मैरो का देखो, चाहे मसल्स का देखो, ठीक है। ये सारा था हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब हम फर्दर मूव ऑन कर लेते हैं डिजीज पे। सो आज हम एक ही डिजीज कंडीशन मतलब डिसऑर्डर पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो आज हम डिसऑर्डर एक ही मस्कुलोस्केलेटन का पढ़ेंगे। तो आज हम फ्रैक्चर कर लेंगे, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। सो फ्रैक्चर देख लेते हैं अभी। सो अब आ जाते हैं हम फ्रैक्चर पे। So what is fracture? If we want to define fracture, fracture is a complete or incomplete breakdown in continuity of bone. हमारी bone जैसी बन रही है, उसकी जो continuity normally है, उसकी continuity में अगर कोई change आ जाता है, अगर कोई breakdown आ जाता है, चाहे वो complete है, चाहे वो incomplete है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? fracture बोलेंगे। fracture के causes क्या आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम complete और इनकम्प्लीट, ठीक है। यही आ जाएगा। डैमेज इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन, ठीक है। तो ये मे बी ट्रॉमेटिक हो सकता है, ट्रॉमेटिक और पैथोजेनिक, ठीक है। ट्रोमेटिक कैसे हो गया? मतलब कोई फोर्स की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, या कोई गिर जाता है, फॉल हो गया, उस वजह से जो फ्रैक्चर होता है दैट इज केम अंडर ट्रोमेटिक फ्रैक्चर्स। और उसके बाद आते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब कोई अंडरलाइन डिजीज है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर सिस्ट बन गया है कोई, है ना। तो उन वजह से जो फ्रैक्चर हो जाता है फिर फर्दर डिजीज कंडीशन की वजह से, उनको हम कहते हैं पैथोजेनिक फ्रैक्चर, ठीक है। ये दो थे कॉज ऑफ फ्रैक्चर। फिर देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में आ जाएंगे नंबर 1 2, जैसे कंप्लीट आ गया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, ठीक है। और आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट, कंप्लीट, सिंपल, ठीक है, कंपाउंड, ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक, एक बच गया, कम्यूटेड, ठीक है। सो कंप्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब कि बोन पूरी टूट गई है, ठीक है। अब ये बोन है, ठीक है, ये बोन अगर पूरी टूट गई है, जैसे ये बोन है, ये पूरी कंटिन्यूटी में है बोन, ठीक है। अब ये यहाँ से पूरी टूट गई है, तो ये आ जाएगा कंप्लीट फ्रैक्चर। और इनकम्प्लीट जिसमें बोन हाफ ब्रेक हुई है, ठीक है, आधी बोन टूटी है, आधी वैसे की वैसी है। सिंपल, सिंपल में आ जाएगा कि जैसे कि मतलब स्किन बैरियर है ना, स्किन है, तो स्किन के अंदर अंदर फ्रैक्चर हुआ है, स्किन की कंटिन्यूटी बिल्कुल वैसे की वैसी है, ठीक है। मतलब हम बाहर से देख के नहीं बोल सकते कि फ्रैक्चर हुआ है ना। तो वो आ जाएगा सिंपल। कंपाउंड में जिसमें कि स्किन को फाड़ के जो है बोन बाहर निकल गई है, ठीक है, वो आ जाएगा कंपाउंड। और ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक में क्या होता है? एक काइंड ऑफ बेंड, जैसे ऐसे, जैसे वो ग्रीन स्टिक क्यों बोलते हैं, जो ग्रीन स्टिक आपने देखी होगी ना, उसको ऐसे तोड़ते हैं तो एक साइड से बेंड पड़ जाता है और दूसरी साइड से वो जो है बोन ब्रेक हो जाती है, तो वो उसको बोलेंगे ग्रीन स्टिक। कम्युनिटेड में क्या आएगा कि जो बोन है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी है, ठीक है। मतलब जैसे ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में टूट चुकी है ये बीच से, ठीक है। सो वो आएगा कम्युनिटेड। सो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। सो एक बार डिवाइड कर लेते हैं। कंप्लीट जिसमें कि क्या है, पूरी बोन, ठीक है, पूरी बोन टूट चुकी है। इनकम्प्लीट जिसमें पूरी बोन नहीं टूटी है, हाफ ऑफ द बोन इज ब्रोकन। और उसके बाद सिंपल जिसमें कि मतलब बोन ब्रोकन इनसाइड स्किन, ठीक है, मतलब स्किन की टेक्सचर में, स्किन की कंटिन्यूटी में कोई चेंज नहीं है। और कंपाउंड जिसमें स्किन को फाड़ के बोन बाहर आ रही है। और ग्रीन स्टिक जिसमें कि एक साइड बेंड है और एक साइड को फ्रैक्चर हो रखा है। कम्युनिटेड जिसमें कि बहुत सारे सेवरल टुकड़ों में जो है बोन टूटी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हो रखा है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं।
क्लिनिकल फाइंडिंग्स, एक तो पेन आ जाएगी, ठीक है, एक क्रिप्टस साउंड निकलेगा, ठीक है, अजीब सा साउंड निकलेगा जब बोन को हम मूव करेंगे ना, साउंड जब हम उस लिम्ब को मूव करेंगे, क्रिप्टस साउंड मूविंग while moving the limb, the damaged limb लिख देते हैं, damaged limb, ठीक है। और शॉर्टनिंग हो जाएगी लिम्ब की, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, जो लिम्ब टूटा होगा ना, अगर जिस अब क्या है, अब ऐसे है, कंटिन्यू है, अब यहां से अगर कोई चीज टूटेगी तो ऑटोमेटिक है ना वो छोटी हो जाएगी, तो बोल देंगे शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब। और अपने 5 पीज याद रखने हैं, ठीक है, ये हमारे बहुत ज्यादा यूज होंगे 5 पीज, इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। एक तो आ गया सबसे पहले पेन, ठीक है, पेन सबसे पहले क्या होती है, पेन होती है, फिर पल्स चेक करेंगे तो पल्स नहीं होगी, तो पल्सलेसनेस, पल्सलेसनेस, ठीक है, कलर पेल हो जाएगा, पेलर, ठीक है, पैरास्थीजिया, पैरास्थीजिया देखने को मिलेगा, मतलब झुंझुनाहट वाले, जैसे पैरास्थीजिया हो जाता है ना, मतलब वो वाले एरिया में पूरी तरह से सेंसिटिविटी नहीं रहती है, ठीक है। और पैरालिसिस, जब पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, पेन, पल्सलेसनेस, पेलर, पैरास्थीजिया और पैरालिसिस, ठीक है, ये सारी 5 पीज आ जाएंगे। सो ये है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्या है, पेन, दर्द होगी उस एरिया में, क्रिप्ट अजीब सा साउंड आएगा जब उसको मूव करेंगे, शॉर्टनिंग हो जाएगी लिम्ब की, 5 पीस, कौन कौन सा, पेन, पेन हो जाएगा, ठीक है, दर्द होगा वहां पे, पल्सलेसनेस फील होगी हमें, मतलब पल्स नहीं होगी, और उसके बाद पेलर, ठीक है, स्किन का जो कलर अपीयरेंस होगी वो पेलर होगी, और क्या कहते हैं उसको, पैरास्थीजिया हो जाएगा, और लास्ट में पैरालिसिस, ठीक है, सेंसेशन बिल्कुल ही खत्म। ये थी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। और उसके बाद आ जाती है नर्सिंग इंटरवेंशन, जिनका हमने ध्यान रखना है फ्रैक्चर के टाइम पे। सो हम सबसे पहले जो है पेशेंट को असेस करेंगे कि वो शॉक में तो नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन की वजह से कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है, वो असेस करेंगे। और फैट एम्बोलिज्म या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म, इन सब चीज़ों को असेस करेंगे, या फिर चेस्ट पेन हो रही है, मतलब पेशेंट को कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि थोड़े एमर्जेटिक से सिम्टम्स हैं, तो हम वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, ठीक है। और साथ में असेस करेंगे कि पेशेंट की जो साइट है वहां पे ब्लीडिंग तो ज्यादा नहीं, तो ब्लीडिंग और एडिमा को कम करने के लिए आइस पैक्स प्रोवाइड करा लेंगे, ठीक है। और पेशेंट को कहेंगे कि वो रिच इन प्रोटीन या रिच इन विटामिन सी में डाइट ले, ताकि जो वुंड है वो जल्दी हील हो सके, है ना, मतलब उसकी हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए। और साथ में उसको बोलेंगे कि लो कैल्शियम डाइट ले, क्योंकि ज्यादा बेड रिडन जो पेशेंट है उनमें डीकैल्सिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं, रेनल कैल्कुलाई बन जाते हैं, सो दैट्स व्हाई वी डोंट रिकमेंड कैल्शियम रिच डाइट इन बेड रिडन पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम साथ में आ जाएगी कि 2 आवरली पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है, और क्या रहता है कुछ पॉइंट मेंटेन करना, और हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी है, उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बतानी है, और वो पॉइंट्स भी बताने हैं, नॉन वेट बियरिंग और वेट बियरिंग के पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फर्दर कल हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन स्ट्रैक्शंस, और साथ में फिर डिजीज को भी आगे डिस्कस कर लेंगे। सो ये था आज का लेक्चर। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं पूरा लेक्चर। सो हम डायरेक्टली मैं आपको अपने नोट शो करके रिवाइज करा देती हूँ, वैसे इजीली रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे लिख लिख के बार बार मतलब टाइम लगता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली नोट से रिवाइज कर लेते हैं और लेक्चर की क्लोजिंग कर लेते हैं। ओके तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो आज का लेक्चर है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमने देखा था, जिसमें कि हमने आज देखी थी बोन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। सो हमने देखी थी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। सो लॉन्ग बोन में हमने देखी थी कि ये रॉड शेप की होती है, शाफ्ट शेप जिसको कहते हैं, जिसको हम डायफाइसिस कहते थे, और राउंडेड एंड जो है उस वाले एरिया को हम एपिफाइसिस कहते थे। ये कहाँ देखी जाती थी, ह्यूमरस में, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखी थी शॉर्ट बोन जो कि आ जाती है क्यूबिकल शेप की, ठीक है, जिसमें आ जाएंगी कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। उसके बाद हमने फ्लैट बोन देखी थी जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स को, और क्या प्रोवाइड कराती है, मतलब मसल्स के लिए एक काइंड ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि स्टर्नम और स्कल्स थी, ठीक है, स्कल की बोन्स थी।
उसके बाद हमने देखी थी इरेगुलर बोन, जो कि वेरियस शेप की होती हैं, जैसे वर्टिबल कॉलम में आ जाती है, ईयर ऑसिकल्स में, फेशियल बोन्स और पेल्विक बोन, दीज ऑल आर कम अंडर इरेगुलर बोन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ रिव्यू पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कौन से? ऐसे स्टेम सेल जो कि ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं, ठीक है, जो कि बोन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। फिर देखे थे हमने ऑस्टियोसाइट्स जो कि मैच्योर बोन सेल्स हैं, हाउसकीपिंग में हेल्प करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो कि लार्ज सेल हैं, जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे जो एक बनाने में काम करते हैं, एक मेंटेनेंस में और एक उसके ब्रेक डाउन में। फिर उसके बाद हमने देखी थी कंपोजिशन ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन किससे मेड बनी होती है? कोलेजन से, और वो जो कोलेजन है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये क्या करते हैं? उसको बोन को अलाउ द बोन टू विदस्टैंड कॉम्प्रेशन। अगर कोई कॉम्प्रेशन है तो उसको उसके अंगेंस्ट विद स्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या देखा था हमने? डेंस व्हाइट फाइब्रस शीट थी जो कवर करती थी बोन के सरफेस एरिया को, जहां पे मसल्स और टेंडन अटैच करते हैं। उसके बाद हमने देखी थी मेडुलरी कैविटी, जो कि सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होती है, और जो किससे फील्ड होती है? येलो और फैटी मैरो से। उसके बाद एंडोस्टियम देखी थी, ऐसी लेयर सेल्स की जो कि क्या करती है? मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है। उसके बाद हमने देखी थी कि जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, थोरेसिक मिड साइज के होते हैं, और लंबर लार्ज साइज के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था एसिटाबुलम, जिसको कि हम कनकेव सरफेस ऑफ पेल्विस कहते थे, दैट इज सॉकेट इन विच हेड ऑफ ह्यूमर फिट करता था, है ना। उसके बाद एक्रोमियन देखी थी, जो कि बोनी प्रोसेस है स्कैपुला की, जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। स्कैपुला को हम क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड। और कॉलर बोन किसको कहते हैं? क्लेविकल को कहते हैं। ये कुछ रिव्यू पॉइंट्स है ना। उसके बाद हमने सूचर्स देखे थे। ठीक है, सूचर्स में हमने क्या क्या देखा था? कोरोनल सूचर, सैजिटल सूचर, लैम्बडॉइड, स्क्वेमोजल और मेटॉपिक। ठीक है, कोरोनल हमने देखे थे जो आगे फ्रंटल, है ना, फ्रंटल और पराइटल के बीच में, सैजिटल दोनों पराइटल के बीच में, लैम्बडॉइड जो पराइटल और ऑसिपिटल लैम्डा बनाते हैं ना पीछे, और उसके बाद स्क्वेमोसल हमने देखे थे, ऐसा पोर्शन टेम्पोरल बोन का जो कि टेम्पोरल बोन पराइटल बोन के साथ अटैच करता है। ठीक है, कौन सा? स्क्वेमस वाला टिश्यू जो है टेम्पोरल बोन में, जो कि अटैच करता है पेराइटल बोन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेमोजल सूचर। उसके बाद हमने मैक्टॉपिक देखे थे, जो कि टू फ्रंटल बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? फर्स्ट देखा जाता है ये फर्स्ट सूचर्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकली फ्यूज करते हैं। स्टार्ट हो जाता है इसमें, जैसे बच्चों में जो है 3 मंथ्स में फ्यूज कर जाते हैं, और स्टार्ट हो जाते हैं फ्यूज करना, और कंप्लीटली फ्यूज कब करते हैं? जब 8 मंथ्स का हो जाता है बेबी। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर टेंडन्स, ठीक है, टेंडन हाँ, टेंडन्स देखे थे। टेंडन्स क्या है? टफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन जॉइंट। ठीक है, जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखे थे लिगामेंट्स, जो बोन टू बोन को अटैच करते हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखी थी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो कि स्केलेटल मसल्स, जैसे कि बाइसेप्स हैं, जो कि हमारे विल से चलती है। इनवॉलेंट्री जो कि गट और कार्डियक की है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, टोटल इंटरकोस्टल मसल कितनी होती है हमारे हमें जो प्रेजेंट होती है? दैट आर 11 पेयर्स, मतलब 22 टोटल्स होती हैं। फिर हमने साइट ऑफ IM इंजेक्शन देखी थी। इन्फेंट में हमने जो कि बिलो 18 देखी थी वेस्टस लिटरालिस। चिल्ड्रन में डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल और वेस्ट्रोलेटरलिस देखी थी। डॉर्सोग्लूटियल जो है हमने बोला था कि नॉट रिकमेंडेड अंडर 3 ईयर्स के चिल्ड्रन तक। ठीक है, फिर हमने अडल्ट में देखी थी, जिनमें हम अब 18 ईयर्स की बात करते थे, तो उनमें देखी थी हमने डेल्टॉइड, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल और वेस्टस लेटरालिस मसल्स। ठीक है, ये सारी मसल्स हमने देखी थी। डेल्टॉइड कौन सी? बाजू पे। फिर वेंट्रोग्लूटियल थाई पे, डॉर्सोग्लूटियल वेंट्रोग्लूटियल हिप वाली मसल्स, और वेस्टस लेटरालिस थाई पे, है ना। डेल्टॉइड आर्म पे आ जाएगी, वेंट्रो और डॉर्सोग्लूटियल हिप पे आ जाएगी, वेस्टस लेटरालिस जो है थाई पे हमने देखी थी। फिर हमने एनाटॉमिकल टर्म्स कुछ देखी थी मोशंस की। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन हमने देखा था। तो फ्लेक्जन और एक्सटेंशन हमने देखा था। फ्लेक्जन में हमने कहा था डिक्रीज एंगल होता है, एक्सटेंशन में इंक्रीज होता है एंगल, एबडक्शन में अवे, AB, एबडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, एडक्शन टुवार्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन देखा था। हॉरिजॉन्टल से एक अबव होगी और एक बिलो होगी। फिर रोटेशन देखी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। मिड लाइन है, मिड लाइन के टुवार्ड अगर रोटेशन हो रही है तो इंटरनल, और अवे हो रही है तो और एक्सटर्नल साइड को हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है,
इसको हम मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं और लेटरल रोटेशन भी बोलते हैं। फिर आती है प्रोनेशन और सुपिनेशन की बात। रोटेशन ऑफ फोर आर्म और फुट की देखी जाती है, ठीक है, पाम और सोल की देखी जाती है। अगर पाम और सोल फेस कर रहे हैं एंटीरियरली तो सुपिनेशन है, पाम और सोल अगर फेस कर रहे हैं पोस्टीरियरली तो प्रोनेशन है, ठीक है। फिर एनाटॉमी ऑफ बोन की बात करते हैं। लॉन्ग बोन हैव शाफ्ट कॉल्ड एज डायफाइसिस। डायफाइसिस की बात करते हैं तो एक काइंड ऑफ होलो सिलेंडर है जो कि बोन को कवर करता है, और जो कवरिंग होती है फिर उसकी बाद में उसको क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। टू एंड्स को क्या कहते हैं, एक मतलब जो ऊपर वाले बल्बस एंड होते हैं ना उनको एपिफाइसिस कहते हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमल एंड है चाहे वो डिस्टल एंड है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक और पॉइंट देखा था, इन चिल्ड्रन एपिफाइसिस आर सेपरेटेड फ्रॉम डायफाइसिस बाय एपिफिजियल प्लेट। और अगर उस साइड वो क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि वो बोन की ग्रोथ करते रहे। जब बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो कार्टिलेज रिप्लेस कर जाता है बोन से, बट अगर वो रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है, तो एपिफिजियल का जैसे फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी डैमेज हो गई है तो उस वजह से बोन की ग्रोथ में रिटार्डेशन आ जाती है और लिम्ब की शॉर्टनिंग देखी जाती है चिल्ड्रन के केस में, ठीक है। बोन को कवर करने वाली जो लेयर होती है डेट इज पेरियोस्टियम, जिसमें जो है गुड अमाउंट ऑफ ब्लड और नर्व की सप्लाई देखी जाती है। फिर हमने देखी थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हमने देखी थी आर्थ्रोस्कोपी, बोन डेंसिमेट्री, बोन स्कैन, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोसेंटेसिस, इलेक्ट्रो पहले इलेक्ट्रोमायोग्राफी और बायोप्सी। सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रोग्राफी में हमने देखा था, इसमें हम क्या करते हैं, असेस करते हैं पेन और प्रोग्रेशन ऑफ जॉइंट डिजीज, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना होता है, प्रोसेस कैसे चलता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन को हम जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जॉइंट की डिफरेंट पोजिशन उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं और एक्सरे लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखना होता है कि पेशेंट को किसी चीज से जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हमने इंजेक्ट करा है उससे एलर्जी तो नहीं है। फिर आती है बोन डेंसिटोमेट्री, इसमें हम असेस करते हैं बोन की मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन में कितनी मिनरल डेंसिटी है और ऑस्टियोपोरोसिस की कोई रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है पेशेंट को, वो चेक करने के लिए हम बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद आता है बोन स्कैन। बोन स्कैन क्यों कराते हैं, ताकि हम बोन के ट्यूमर को और कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज है जैसे अर्थराइटिस वगैरह होता है तो उसको असेस करने के लिए। उसके बाद प्रोसीजर आता है, तो रेडियो आइसोटोप को इंजेक्ट किया जाता है बाय आईवी रूट, 2 to 3 आवर्स को उसको वेट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद स्कैन करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इंक्रीज तो नहीं हुई है रेडियो आइसोटोप की अपटेक, ताकि बोन की डिजीज को देखा जा सके, स्कैन किया जा सके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोमिलाइटिस, ठीक है, मेटास्टैटिक बोन डिजीज। इन सब केस में क्या होता है, ये जो हमारा रेडियो आइसोटोप है इसकी इंक्रीज हो जाएगी अपटेक इन एरियाज में जहां पे जो है डिजीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आर्थ्रोस्कोपी आती है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम कर लेंगे ज्वाइंट का, ठीक है, ज्वाइंट का डायरेक्ट एग्जाम करेंगे, फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अंडर एलए और जीए होता है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया के अंडर इसको करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट को हम क्लोज कर देते हैं, उसके बाद प्रेशर ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, एलिवेट कर देंगे ज्वाइंट को ताकि स्वेलिंग ना हो पेशेंट को, और उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए आइस पैक्स को भी हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आर्थ्रोसेंटेसिस, ठीक है। आर्थ्रोसेंटेसिस में क्या करते हैं, हम साइनोवियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं और उसको एग्जाम करते हैं, ठीक है। इसमें हम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, ठीक है, कंसेंट भी लेते हैं और इलास्टिक कंप्रेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हमने देखा था फर्दर हमने देखा था इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मसल को स्टडी करते हैं या फिर नर्व जो कि उसको लीड कर रही है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम इंसर्ट कर देंगे मसल में, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे ऑसिलोस्कोप पे कि क्या वेरिएशंस आ रही है ना। फिर उसके बाद बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में हम कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, किस चीज का, मसल्स का देखते हैं, बोन मैरो का देखते हैं, बोन का देखते हैं और साइनोवियम का देखते हैं। और बायोप्सी में जो है हम एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और उसकी साइट को देखते हैं कुछ उसमें एडिमा तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमेटोमा तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर फिर डिस्कस कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हमने सबसे पहले किया था फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर इज अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डैमेज इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, जिसमें हमने कॉज देखे थे ट्रोमेटिक और पैथोजेनिक। ट्रोमेटिक में क्या था, फॉल, एक्सीडेंट और फोर्स की वजह से, ठीक है। और पैथोजेनिक में डिजीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन सिस प्रेजेंट है, तो उस वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कम्युनिटेड,
ठीक है। ग्रीन स्टिक, सिंपल और कंपाउंड। कंप्लीट में जब बोन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर जाती है, 2 सेपरेट पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट जिसमें बोन जो है पूरी तरह से नहीं टूटती है। कम्युनिकेट जिसमें सेवरल पार्ट्स में टूटती है। ग्रीन स्टिक जिसमें जो है एक सरफेस एरिया वैसा का वैसा रहेगा, दूसरे एक सरफेस एरिया मतलब बेंड कर जाएगा और दूसरा टूट जाएगा, है ना। क्लोज्ड में बोन ब्रोक तो करेगी लेकिन अंडर द स्किन ही ब्रोक करेगी, स्किन के टेक्सचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और कंपाउंड में बोन ब्रोक करेगी, स्किन को मतलब स्किन बैरियर को क्रॉस कर देगी, स्किन को फाड़ते हुए बाहर निकलेगी बोन, ठीक है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने की थी जिसमें क्या देखा था हमने, पेन देखी थी, क्रिप्ट साउंड प्रेजेंट होता है जिसमें जहाँ पे एरिया में फ्रैक्चर है, जिस लिम्ब में फ्रैक्चर है उसको अगर मूव करेंगे तो क्रिप्ट साउंड हमें सुनने को मिलेगा। उसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हमने देखी थी, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब भी हो जाती है। और 5 पीस देखे थे, 5 पीस में पेन थी, पल्सलेसनेस, पेलर, पैरास्थीसिया और पैरालिसिस, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। उसके बाद हमने करी थी कुछ कीज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखी थी। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे कि पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से, और असेस करेंगे फैट एम्बोलिज्म, डिज्निया या हाइपोटेंशन ऐसे कुछ तो नहीं पेशेंट को हो रहा है ना। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आइस पैक्स उसके कंफर्ट के लिए देंगे, और साथ में प्रोटीन रिच, विटामिन सी रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम कंटेंट डिक्रीज करेंगे ताकि डीकैल्सिफिकेशन को हम अवॉइड कर सके। कैल्कुलाई इन रेनल सिस्टम पे भी हम उसको अवॉइड कर सके, हाइड्रेशन मेंटेन कर सके, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, पोजिशनिंग टू आवरली चेंज करेंगे, और उसको टीच करेंगे अबाउट नॉन वेट बियरिंग और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज। सो ये था सारा आज के लेक्चर के बारे में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।